माननीय उच्चतम न्यायालय के एक सर्वानुमत फैसले के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया और आज भव्य मंदिर का निर्माण वहां पर इस रूप में हम सबको देखने को मिला है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों के इस लंबे अंतराल की वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है जो अवधपुरी में प्रभु के इस भव्य और दिव्य नव्य मंदिर के निर्माण कार्य को उसका साक्षी बनी है। महोदय, 16 दिन में 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम में दर्शन किया है। 36 लाख से अधिक। व्यवस्था ऐसी कि कोई पूरब से कोई पश्चिम से। कल अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, वहां का पूरा कैबिनेट, वहां की पूरी विधानसभा अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए आई थी। आज फिजी के, कल नेपाल के लोग गए, नेपाल के माननीय सांसदगण गए थे। आज फिजी और कल सूरीनाम के राष्ट्र प्रमुख वहां जा रहे हैं। अन्य तमाम बड़े बड़े डेलीगेशन अयोध्या धाम में आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आज जो कोई अयोध्यापुरी में अब आ रहा है, बरबस उनके मुंह से तुलसीदास जी की पंक्तियां निकल पड़ी हैं कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई। अब हर व्यक्ति इस बात को कहने के लिए मजबूर है। नहीं तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने क्या कर दिया था अयोध्या में। उन्होंने अयोध्या को किस रूप में बना दिया था। अयोध्या गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट होती थी। परिक्रमा में परिक्रमाएं प्रतिबंधित होती थी। कर्फ्यू लगता था। अयोध्या आने के लिए देश के अंदर राम नामी गमछा अगर किसी ने ओढ़ा हुआ है उसको गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता था। यही देश ने देखा है। 1990 से लेकर के लगातार एक लंबी लड़ाई जिस स्तर पर लड़ी गई, और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि आज अयोध्या में हम इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं, अब ये भव्य और दिव्य नव्य अयोध्या जिस रूप में आई है, ये हर भारतवासी को तो अपनी ओर आकर्षित करेगी, हर सनातन धर्मावलंबी को आकर्षित करेगी ही। देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र और दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर होगा। अयोध्यापुरी को उस रूप में विकसित करने की एक नई तैयारी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और उस ओर महामहिम राज्यपाल जी ने ध्यान आकर्षित भी किया है। हम इस बात के लिए कह सकते हैं अब अयोध्या में कोई परिक्रमा में प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, क्योंकि पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। महोदय, अब वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी। अब अयोध्या, जिसका नाम अयोध्या था, सचमुच अयोध्या के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए उसको युद्ध की भूमि में बदल दिया था। लेकिन अब अयोध्या में ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम आश्चर्यचकित थे कि जब यहां पे मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री जी ने अयोध्या से संबंधित 500 वर्षों की इस प्रतीक्षा से संबंधित संकल्प को इस सदन में रखा था, तो संकल्प पे भी कुछ सदस्यों ने विरोध में अपना विरोध व्यक्त करने का प्रयास किया था। मौजूद पूरा देश आह्लादित हो, तब कुछ सदस्यों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य जन भावनाओं के विपरीत है, जन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं तो यही कह सकता हूं कि जन भावनाएं तो यही कहती हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही
तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सगे। तब कर्फ्यू का सन्नाटा था, आज अयोध्या मंगल भवन मंगलहारी की ध्वनि से गुंजायमान हो रही है। तब की सरकार ने अयोध्या की उपेक्षा की थी और आज हमसे पूरा भारत एक नई अपेक्षा रखता है और उस नई अपेक्षा के साथ आज अयोध्या आप सबको भी अयोध्या के लिए प्रभु के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करती है। सभी को, पूरे सदन को, मान्य सदन को। और वो तो सबके हैं, वो तो भक्त वत्सल हैं, सबके हैं और हम सबको वहां जाना चाहिए अयोध्या में, क्योंकि तो भारत आ रहा है वहां पे, पूरा देश आ रहा है, पूरी दुनिया आना चाहती है अयोध्या। महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण की शुरुआत ही यहां से की, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द उस पर नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले। आज भी उनको वोट की चिंता है, यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है, गौरव की चिंता नहीं थे प्रदेश और देश की, लेकिन वोट की चिंता जरूर है। और ये वोट बैंक की चिंता बड़ी खतरनाक व्यथा है ये, और उस व्यथा को जो महर्षि वेदव्यास ने व्यक्त की थी, उसी व्यथा की ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा था। यानी वोट बैंक के लिए हम किस स्तर पर जाकर के राष्ट्रीय मुद्दों पर, जन लोक आस्था के मुद्दे पर, जन विश्वास के मुद्दे पर कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। अभिभाषण की शुरुआत में राज्यपाल जी के द्वारा व्यक्त किए गए शब्दों का भी हम समर्थन नहीं कर पाए, क्योंकि वह तो पार्टी लाइन से ऊपर के शब्द थे। उसके प्रति तो पूरे सदन को संवेद स्तर से उसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हो पाया। महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने माघ मेले की भी चर्चा की और अभिभाषण में बात कही कि माघ मेला को हम 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के पूर्व के रिहर्सल के रूप में देख करके उसके अनुसार रणनीति भी बना रहे हैं और सरकार सचमुच उसके अनुरूप कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ी है। हमारे सामने उदाहरण है, ये हमारा सौभाग्य है 2019 के प्रयागराज कुंभ को आयोजित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ था और 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 तक प्रयागराज में जो कुंभ आयोजित हुआ, पहली बार 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज कुंभ में आकर के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था का क्या मॉडल हो सकता है, ये प्रयागराज कुंभ में देखने को मिला था। प्रयागराज कुंभ दुनिया के 100 से अधिक देशों के एम्बेसडर्स वहां आए थे, हाई कमिश्नर्स वहां आए थे। इतने बड़े जमावड़े को देख करके, इतने बड़े श्रद्धालुओं के समूह को देख करके अभिभूत थे। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वहां व्यवस्था बनाई गई थी, सबने उसकी सराहना की और मौनी अमावस्या के दिन 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम तट पर स्नान किया था। पहली बार आजादी के बाद प्रयागराज में अक्षय वट का दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। सरस्वती कूप के दर्शन श्रद्धालुओं ने किए। ये प्रयागराज के अंदर ये दृश्य भी हर व्यक्ति देख करके अभिभूत था और हमारी सरकार ने अभी से व्यवस्था प्रारंभ की है कि हम लोग 2025 के कुंभ को भव्य और दिव्य रूप में स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के उसी मॉडल के रूप में आगे लेकर के जाएंगे जो 2019 में दिया गया था, उसी मॉडल को। क्योंकि हमारा मानना है अब अयोध्या में 19 के पहले जब प्रयागराज कुंभ, 19 में जब प्रयागराज कुंभ था, तब काशी में काशी विश्वनाथ धाम इस रूप में नहीं था, मां विंध्यवासिनी का धाम इस रूप में नहीं था, चित्रकूट इस रूप में नहीं था, अयोध्या धाम इस रूप में नहीं था।
नेमिषारण्य इस रूप में नहीं था। और ये डबल इंजन सरकार का सौभाग्य है कि आज एक नई काशी के दर्शन हम काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से करते हैं। तो काशी, कितने लोग काशी में आ गए, बड़ी संख्या में। मैं वो भी आंकड़े आपको दूंगा कि कितना लाभ यूपी को हो रहा है। इसलिए हम लोगों का अनुमान है कि 2025 के प्रयागराज कुंभ में 19 के कुंभ की तुलना में उसके 1.5 से 2 गुना श्रद्धालु प्रयागराज में आएगा। उसके अनुसार उस प्रकार की अवस्थापना सुविधा, उस प्रकार का उसका विस्तार और ये सभी सुविधाएं हम लोग वहां पर उपलब्ध करवाएंगे। और उसके लिए अभी से हमारी तैयारी चल रही है। 9 आरओबी बनाने गए हैं, नया सिविल टर्मिनल का कार्य भी वहां पर किया गया। 250 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण और उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य भी संपन्न हुआ। 1,14,500 से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। और इस वर्ष भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माघ मेला जो चल रहा है, पहला स्नान मकर संक्रांति के दिन हुआ और अब तक लगभग 40 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं इस माघ मेला के दौरान भी।